नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर तथा मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले क्रिया के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, क्रिया के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप चैनल पर विजिट करके आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं आप, क्योंकि हमारे यहाँ सभी सब्जेक्ट विस्तृत से पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो आपका जिसमें जीके जीएस बेस्ड हो। आइए देखते हैं क्रिया के बारे में। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। देखिए, किसी कार्य का करना या होना ही क्रिया होती है। किसी कार्य का करना या होना, जैसे मैं उदाहरण देखिए इसका, मनीष पढ़ता है। देखिए, पढ़ने का यहाँ पे कार्य हो रहा है, यहाँ पे पढ़ने का कार्य हो रहा है, बस यही क्रिया है। हम लोग कमरे में नाचते हैं, नाचने का कार्य हो रहा है, तो बस नाचना ही तो क्रिया है। मनीष रोता है, रोने का कार्य हो रहा है, तो रोना एक क्रिया है। मनीष हंसता है, हंसने का कार्य हो रहा है, तो हंसना एक क्रिया है। ध्यान रखिएगा। अब हम धातु की बात करेंगे। देखिए, क्रिया का जो मूल रूप होता है ना, उसी को धातु बोलते हैं। मतलब क्रिया का सबसे छोटा रूप, जिसमें प्रत्यय नहीं लगा होता है, जिसमें उपसर्ग प्रत्यय कुछ भी नहीं लगा होता, वही क्रिया का मूल रूप होता है। उसी को उसी को धातु बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए, क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जब धातु से क्रिया का निर्माण होता है तो सिंपल सी बात है, धातु तो क्रिया में रहेगा ही रहेगा, तो इसको याद रखिएगा। जैसे देखिए, हंसना क्या है? क्रिया है, इसमें हंस धातु है। हंसना एक क्रिया है और इसमें हंस धातु। देखिए, हंस में जैसे ही ना जुड़ा ना, वो हंसना हो गया, और हंसना एक क्रिया बन गई। ठीक है, और हंस क्या है? एक धातु है। यहाँ देखिए, पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। जैसे देखिए, पढ़ है ना, पढ़ क्या है? धातु है, यह क्रिया का मूल रूप है। इसमें जैसे ही हमने ना जुड़ा, पढ़ना हो गया, तो पढ़ना एक क्रिया बन गई। ध्यान रखिएगा इसको। धातु में ना जुड़ने पर क्रिया बन जाती है। जैसे देखिए, ये धातु है आपका, इधर हम इस पर ना जोड़ेंगे, ये धातु है, ये ना। हमने जा में ना जोड़ा तो जाना बन गया, जाना एक क्रिया है। हमने खा में ना जोड़ा, खाना बन गया, खाना क्या है? क्रिया है। इसको याद रखिएगा। और धातु के दो भेद होते हैं दोस्तों, मूल धातु और सामान्य धातु। मूल धातु वो होते हैं, मतलब कि ऐसे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है ना, वो किसी शब्द पे उनकी निर्भरता नहीं रहती है, ये स्वतंत्र होते हैं तथा किसी शब्द पर निर्भरता इनकी नहीं रहती है, अपनी मूल अवस्था में होते हैं। इसमें उपसर्ग प्रत्यय कुछ भी नहीं जुड़ा होता है, कुछ भी नहीं जुड़ा होता, वो अपने मूल अवस्था में रहते हैं। ये होते हैं मूल धातु। देखिए, जैसे खा, पी, रह, जा, लिख, सो, पढ़। अब हम पढ़ेंगे सामान्य धातु या फिर यौगिक धातु। यौगिक धातु, देखिए, मूल धातु में अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वह यौगिक धातु हो जाता है। क्या? मूल धातु में अगर प्रत्यय जोड़ जाता है तो वह यौगिक धातु हो जाता है। समझ में आया आपको? अब हम फिर से कंपेयर करते हैं। देखिए, मूल धातु में जो मूल धातु होती है उसमें कुछ भी नहीं जुड़ा होता, मूल अवस्था में होता है। लेकिन यौगिक धातु में यौगिक धातु बनाने के लिए जो मूल धातु है ना, उसी में कुछ जोड़ देते हैं, उसी में प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो वो यौगिक धातु बन जाती है। इसको याद रखिएगा। जैसे ये देखिए, यौगिक धातु का हम उदाहरण देखेंगे। हंसना क्या है? हंसना एक क्रिया है। ठीक है, यह हंस धातु से बना। हंस जो है, हंस एक मूल धातु है, हंस एक मूल धातु है। लेकिन हमने जैसे इसमें ना जोड़ दिया, ये आपका क्रिया बन गई प्लस यौगिक धातु भी बन गई। क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मूल धातु में जैसे ही कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे प्रत्यय जोड़ा जाता है, वह यौगिक धातु बन जाती है। प्रत्यय दोस्तों, ये आपके जो शब्द होते हैं ना, उसके लास्ट में लगता है, और उपसर्ग उस शब्द से पहले लगता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रत्यय जब भी लगेगा ना, ये धातु के पीछे ही लगेगा। ये लास्ट में लगता है ना, तो धातु के पीछे लगेगा। इसको याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे लिखना है, इसका जो मूल धातु है, मूल रूप है, और जो मूल धातु है ये लिख होगा। ठीक है, जैसे इसमें हमने ना जोड़ा, ये लिखना हो गया। लिखना एक क्रिया है, और जैसे ही इसमें हमने ना जोड़ा तो हमने इसको क्रिया माना, लेकिन इसको हम यौगिक धातु भी बोलेंगे, क्योंकि मूल धातु में अगर कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वह यौगिक धातु बन जाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, व्याकरण में बिना क्रिया के कोई वाक्य पूरा नहीं होता। उदाहरण देखिए, जैसे हमने लिखा, रमेश आम खा रहा है। रमेश आम खा रहा है, इसमें दो क्रिया है, खा प्लस रहा है। अगर हम इन दोनों क्रिया को हटा देते हैं, अब पढ़ेंगे रमेश आम, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा? नहीं निकल रहा दोस्तों। तो जरूरी होता है कि हम क्रिया को इसमें जोड़ें, और बिना क्रिया के जोड़े हुए, बिना क्रिया के मतलब जोड़े हुए हम उसका मतलब वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। वही चीज़ दिया है, व्याकरण में बिना क्रिया के कोई वाक्य पूरा नहीं होता। तो जब तक इन क्रिया को इसमें नहीं जोड़ेंगे ना, तब तक इसका वाक्य पूरा ही नहीं होगा। अब हमने जोड़ दिया इसमें क्रिया, रमेश आम खा रहा है। देखिए, अब इसका अर्थ बहुत अच्छे ढंग से निकल रहा है, इसका वाक्य भी पूरा हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, व्याकरण में बिना क्रिया के कोई वाक्य पूरा नहीं होता।
क्रिया के भेद देखेंगे दोस्तों कर्म तथा जाति के आधार पर। कर्म तथा जाति के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं ना, दो होते हैं, अकर्मक तथा सकर्मक। देखिए अकर्मक, अकर्मक का मतलब होता है दोस्तों अकर्म, मतलब जिसमें कर्म नहीं हो। हम उसके हेडिंग से पता करेंगे, जिसमें कर्म नहीं हो। तो सिंपल सी बात है, जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया होगी, और जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक का मतलब होता है सकर्म, मतलब कर्म के साथ। जिसमें कर्म रहेगा वह सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं रहेगा वो अकर्मक। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसमें क्रिया के कार्य का असर कर्ता पे पड़ता है। किस पे? कर्ता पे पड़ता है। तथा इसमें कर्म नहीं होता, इसमें बिल्कुल कर्म नहीं होता, इसमें बिल्कुल कर्म नहीं होता। अगर कर्म को मतलब जानने के लिए कि इसमें कर्म है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे दोस्तों? क्या तथा किसको, क्या तथा किसको लगा करके पता कीजिएगा। आपने लगाया क्या किसको। जो क्रिया है ना, क्रिया से पहले हम पूछेंगे क्या, अगर उसका उत्तर आ जाए तो वह सकर्मक हो जाएगी, उत्तर नहीं आए तो वह अकर्मक होगा। ठीक है, अगर हम क्या तथा किसको भी, दोनों को, किसको भी लगाकर हम क्रिया से पहले पूछें, हमने क्रिया से पहले किसको लगाया तथा क्या लगाया, अगर इन दोनों को उत्तर आ जाए, दोनों को उत्तर आ जाए तो आपका सकर्मक क्रिया होगा। अगर उत्तर नहीं आया तो अकर्मक क्रिया। आइए देखते हैं। मनीष सोता है, हमने इसमें लगाया क्या सोता है, किसको सोता है, कोई उत्तर आ रहा है, कोई सार्थक उत्तर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है दोस्तों, तो ये आपका अकर्मक है। फिर दूसरा देखिए, लड़की धीरे धीरे चलती है, क्या चलती है, किसको चलती है, इसका कोई सार्थक उत्तर आ रहा? नहीं आ रहा, ढंग से उत्तर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये अकर्मक हो गई, मतलब इसमें कर्म है ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम सकर्मक देखते हैं दोस्तों। सिंपल सी बात है दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब इसमें कर्म नहीं है तो ये जो क्रिया के कार्य का असर है ये तो कर्ता पे पड़ेगा ना, कर्ता है तो क्रिया के कार्य का असर कर्ता पे पड़ता है, इस पर ध्यान रखिएगा। सकर्मक क्रिया देखिए, इसमें क्रिया के कार्य का असर कर्म पे पड़ता है। किस पे? कर्म पे पड़ता है। इसमें क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो सकती है, हो सकती नहीं, कर्म की संभावना होती है 100%, इसको याद रखिएगा। क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना बनेगी। आइए देखते हैं उदाहरण के साथ। देखिए अकर्मक में हमने देखा कि जो क्रिया के कार्य का असर है वो कर्ता पे पड़ रहा था, लेकिन सकर्मक में इसमें कर्म है, इसमें क्रिया के कार्य का असर आपके कर्म पे पड़ेगा, न कि कर्ता पे। और इसको कर्म पहचानने का नियम हमने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या और किसको लगाने पर अगर उसका उत्तर आ जाए तो वह सकर्मक होता है। जैसे में देखिए, लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, हमने पूछा क्या पढ़ता है तो पता चलेगा पुस्तक। किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। देखिए इसका उत्तर आ रहा है तो इसका मतलब ये सकर्मक है। रमेश टीवी देख रहा है, क्या देख रहा है? टीवी देख रहा है। किसको देख रहा है? टीवी को देख रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना ये सकर्मक हो गया, ध्यान रखिएगा। मोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है? अब एक चीज़ याद रखिएगा, हमने आपको पहले ही बोला कि क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, कर्म हो या कर्म की संभावना। कोई जरूरी नहीं है कि वाक्य में कर्म दे ही दे, लेकिन उसके साथ संभावना होना जरूरी है। तो मोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक भी पढ़ सकता है, समाचार पत्र भी पढ़ सकता है, ठीक है, मैगजीन पढ़ सकता है। किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ सकता है, मैगजीन को पढ़ सकता है, समाचार पत्र को पढ़ सकता है, लेटर को पढ़ सकता है। तो मतलब देखिए यहाँ पे संभावना बन रही है, प्लस इसका उत्तर आ रहा है, क्या तथा किसको का उत्तर अच्छे ढंग से आ पा रहा है। यहाँ पे अकर्मक क्रिया में तो क्या और किसको का उत्तर ढंग से आ ही नहीं रहा था, मतलब ढंग से क्या, मतलब पूरा का पूरा उत्तर नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे संभावना तो बन रही है ना, कहाँ कुछ भी पढ़ सकता है। तो क्या और किसको लगाने पर अगर उत्तर आ जाए या फिर उत्तर आने की संभावना हो तो वह सकर्मक होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अच्छा, अब हम सकर्मक क्रिया के भेद पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया के जो भेद होते हैं ना, 3 होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण क्रिया। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें हम देख के ही बता सकते हैं कि एक कर्मक का मतलब इसमें एक कर्म होगा, द्विकर्मक का मतलब इसमें 2 कर्म होंगे, अपूर्ण क्रिया मतलब एक क्रिया अपूर्ण होगी। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया में केवल एक कर्म के पूरा होने का पता चले। जैसे में देखिए, पल्लवी दूध पीती है, पल्लवी दूध पीती है, वह गाड़ी चला रहा है, मनीष झाड़ू लगा रहा है। देखिए इसमें एक कर्म है, दूध, गाड़ी, झाड़ू। ठीक है, कैसे पता करेंगे? क्या तथा किसको लगाइए, खुद ही पता चलेगा। पल्लवी दूध पीती है, क्या पीती है? दूध पीती। किसको पीती है? दूध को पीती है। तो पता चल रहा ना, दोस्तों दोनों को लगाने पर दूध के ही बारे में मतलब जानकारी प्राप्त हो रही है। तो सिंपल से बात है, इसमें एक कर्म होगा। क्या? एक कर्म। तो एक कर्म वाला जो होता है वह एक कर्मक क्रिया होता है। द्विकर्मक क्रिया में क्रिया को करने के लिए 2 कर्मों की आवश्यकता होती है।
इसमें क्रिया को करने के लिए दो कर्मों की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम देखेंगे द्विकर्मक क्रिया। अच्छा एक मिनट, हाँ, इसको दो कर्मों की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे हम उदाहरण देखिए, प्रकाश ने पुलिस को डाकू पकड़वाया था, उसने पिताजी को प्रणाम किया था, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। देखिए इसमें दो कर्म है। अब हम इसको कैसे जानेंगे, तो दोनों लगाइए ना, क्या तथा किसको लगाइए, तुरंत पता चलेगा और दोनों कर्म आपके सामने निकल आएंगे। जैसे क्या पकड़वाया था, डाकू पकड़वाया था, किसको पकड़वाया था, पुलिस को। क्या पकड़वाया था, डाकू पकड़वाया था, किसको पकड़वाया था, पुलिस को पकड़वाया था। तो दोनों कर्म आपके सामने आ गए। क्या किया था, प्रणाम किया था, किसको किया था, पिताजी को किया था। क्या किया था, प्रणाम किया था। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ये रहा। प्रकाश ने पुलिस को डाकू पकड़वाया था। क्या पकड़वाया था, डाकू पकड़वाया था, किसको पकड़वाया था, पुलिस को पकड़वाया था। अब दूसरे में देखिए, उसने पिताजी को प्रणाम किया था। क्या किया था, प्रणाम किया था, किसको किया था, पिताजी को। आखिर दोनों कर्म आ रहे हैं ना आपके सामने, क्या किसको लगाने पर ध्यान दीजिएगा। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, क्या पिलाती है, दूध पिलाती है, किसको पिलाती है, बच्चे को। तो क्या तथा किसको लगाएंगे ना दोस्तों, तो दोनों के दोनों कर्म आपके सामने आकर के हाथ पैर जोड़कर खड़े हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे अपूर्ण क्रिया। देखिए क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया स्पष्ट नहीं हो पाती है। इसमें क्रिया भी रहता है, कर्म भी रहता है, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता कि अकर्मक है कि सकर्मक है। आइए देखते हैं इसके बारे में। जैसे में ये देखिए, मैंने बोला मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी हैं, तो मेरे पिताजी हैं क्या है, शिक्षक है, डॉक्टर है, वकील है, किसान है, नेता है, मंत्री। कुछ पता चल रहा, नहीं पता चला, ये आपका अपूर्ण क्रिया है, अपूर्ण है। लेकिन हमने इसमें जैसे ही लगाया कि शिक्षक है, डॉक्टर है, किसान है, तो कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पिताजी हैं, ये वाक्य तो है दोस्तों, बट ये अपूर्ण है, कुछ पता नहीं चल पा रहा कि क्या है क्या नहीं है। मनीष है, मनीष क्या है भाई, छात्र है, खिलाड़ी है क्या चीज़, तो कुछ पता चल रहा, मनीष है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो मनीष अगर हम कर देते हैं, क्रिया से पहले कोई शब्द लगा देते हैं, मनीष छात्र है, खिलाड़ी, तब जाके कि इसका वाक्य पूरा होगा, नहीं तो फिर ये अधूरा है दोस्तों। मनीष है, मनीष है, ये अधूरा है, ये अपूर्ण क्रिया है। क्या, अपूर्ण, ध्यान दीजिएगा इसको। अपूर्ण क्रिया की अगर हम भेद की बात करें तो ये दो होते हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। देखिए अपूर्ण अकर्मक क्रिया में कर्ता स्पष्ट नहीं होता। देखिए एग्जाम में ये चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है ना। लेवल इतना बढ़ा रहा है दोस्तों कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, पूछ देगा। अपूर्ण अकर्मक क्रिया में क्या स्पष्ट नहीं होता, कर्ता, क्रिया, क्रिया विशेषण क्या नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, कर्ता स्पष्ट नहीं होता, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको एकदम रट लीजिए। और दूसरा होता है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। देखिए इसमें कर्म स्पष्ट नहीं होता। अपूर्ण अकर्मक क्रिया में कर्ता स्पष्ट नहीं होता, जबकि अपूर्ण सकर्मक क्रिया में कर्म स्पष्ट नहीं होता। ये तो उल्टा हो गया ना। अभी हमने देखा अपूर्ण अकर्मक क्रिया में जो अकर्मक क्रिया होती है, सॉरी अपूर्ण नहीं, अकर्मक क्रिया में कर्ता रहता, कर्म नहीं रहता, लेकिन यहाँ कर्ता ही स्पष्ट नहीं होता। लेकिन सकर्मक क्रिया में हमने ये भी पढ़ा कि उसमें सकर्मक क्रिया में कर्म स्पष्ट होता है, मतलब कर्म रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अपूर्ण सकर्मक क्रिया में कर्म स्पष्ट नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। दोनों क्रियाओं के अर्थ स्पष्टीकरण के लिए संज्ञा प्लस विशेषण लगाया जाता है। दोनों क्रियाओं के अर्थ स्पष्ट के लिए संज्ञा प्लस विशेषण लगाया जाता है। देखिए एग्जाम में ये चीज़ें पूछ सकती है आपसे कि इनके जो अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए क्या लगाया जाता है, संज्ञा, विशेषण, या फिर संज्ञा प्लस विशेषण, क्रिया विशेषण। तो ध्यान रखिएगा संज्ञा प्लस विशेषण। अच्छा, इनके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पूरा करते हैं, ये तो आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता है। देखिए अब हम प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे क्रिया के बारे में, ठीक है। सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, ये प्रयोग के आधार पर दोस्तों। क्रिया के जो भेद है ये प्रयोग के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया। सामान्य क्रिया जिसमें केवल एक क्रियापद रहती है, सिर्फ एक क्रियापद रहेगी, बस वो सामान्य क्रिया। जैसे मैंने खाना खाया, देखिए खाया, यहाँ क्या, ये क्या, ये सामान्य क्रिया है, क्योंकि इसमें एक ही है, एक ही क्रिया है। वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जाएगा, देखिए इसमें जाएगा ओनली एक क्रिया है, तो ये सामान्य क्रिया। जिसमें एक क्रिया हो वह सामान्य क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया आप सभी लोग जानते हैं, बचपन से हम लोग रखते आ रहे हैं। है, हूँ, हो, था, थी, थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होगे। हम लोग बचपन में टेंस सेंस पढ़ते थे ना, तो इसकी पहचान के लिए यही सब पढ़ते थे, हैं, हूँ, हो, था, थी, थे, ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो वही सब चीज़ें हैं, ये सहायक क्रिया है। और यह मुख्य क्रिया की सहायता करती है या फिर वाक्य को पूरा करती है, ठीक है। यह जो है ये मुख्य क्रिया की सहायता करती है तथा वाक्य को पूरा करती है। जैसे में देखिए
पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। देखिए उड़ना क्या है, उड़ना एक क्रिया है, उड़ना एक क्रिया है, यह मुख्य क्रिया है, उड़ना मुख्य क्रिया है और रहे हैं यह सहायक क्रिया है, और ये सबसे लास्ट में लगता है, सबसे लास्ट में। दोस्तों अभी भी सहायक क्रिया आपको लोगों को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझिए। हम लोग बचपन में टेंस पढ़े हैं ना, तो उसमें पहचान के नियम पढ़ते थे कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, था, थी, थे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, गा, गेगी, ये सब पढ़े हैं ना। तो बस वही सहायक क्रिया है मेरे दोस्त, बस वही है। ये मुख्य क्रिया की सहायता करती है और सबसे लास्ट में लगती है। एक ये भी चीज़ याद रखिएगा, सबसे लास्ट में लगती है। और जो रहे हैं ये सहायक क्रिया है और उड़ना क्या है, मुख्य क्रिया। तो ये मुख्य क्रिया की सहायता कर रही है। देखिए मेरे पास पुस्तक है, हमने बोला ना कि सबसे लास्ट में भी लगती है, वाक्य को पूरा करने के लिए लगती है। तो मेरे पास पुस्तक है जो है ना, ये सहायक क्रिया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे सजातीय क्रिया। जब कुछ अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं के साथ उनकी धातु की बनी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हो। फिर से पढ़िए, जब कुछ अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हो। देखिए ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अच्छा कार्य कर रहे हो, अच्छा गाना गा रहे हो, तो यहाँ पे ये भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है, इसको याद रखिएगा। अगर हम परिभाषा 2 की बात करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सजातीय क्रिया का, इसका जो मेन फोकस होना चाहिए ना, बस इस परिभाषा 2 पे ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इसको। वह क्रिया जो अपने ही कर्म से बने, ठीक है, वह क्रिया जो अपने ही कर्म से बने, मतलब कि इसमें कर्म से ही मतलब क्रिया बनती है, वो एक तरह से कर्म से ही मतलब सजातीय क्रिया को, सजातीय हम जो पढ़ रहे हैं ये सजातीय क्रिया के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो मतलब जो कर्म से ही सजा करके क्रिया बनती है, जो कर्म है ना उसी से सजा करके क्रिया बनती है, मतलब सजाती है एक तरह से। आइए देखते हैं। देखिए मोहित ने खेल खेला, मोहित ने खेल खेला, ये जो कर्म है ना, इस कर्म से ही क्रिया का निर्माण हुआ, खेल से बन गया खेला। उसने लड़ाई लड़ा, इस कर्म से ही क्रिया का निर्माण हुआ, लड़ाई से ही लड़ा बना, ठीक है। हमने खाना खाया, कर्म से ही क्रिया का निर्माण हुआ, ये कर्म है, ये क्रिया है, तो खाना से ही खा बन गया। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कि ऐसी वह क्रिया जो अपने कर्म से बने, अपने कर्म से बने। तो ये जो क्रिया है ना, ये सब ये अपने कर्म से ही बनी है, ध्यान रखिएगा इसको। और अगर हम संरचना, रचना, गठन के आधार पर क्रिया का भेद देखें तो संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ऋणार्थक क्रिया, कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया। दोस्तों तो आइए देखते हैं संयुक्त क्रिया के बारे में। सबसे पहले अब इसके बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, कहीं से भी आ जाए संयुक्त क्रिया एकदम धुआं धुआं की तरह उड़ा करके रख दोगे। आइए देखते हैं संयुक्त क्रिया। जब 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर क्रियाओं का निर्माण हो। संयुक्त का मतलब ही होता है दोस्तों मिला हुआ, कई चीज़ों का मिला हुआ, मतलब कई लोगों से मिला हुआ। तो जब 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर क्रियाओं का निर्माण हो, जैसे देखिए यहाँ पे सत्येंद्र सो चुका है, सोना क्या है, एक क्रिया है, चुका है क्या है, एक क्रिया है। सो जो है दोस्तों ये मुख्य क्रिया है और चुका है ये आपकी सहायक क्रिया है, इसको याद रखिएगा। जानकी दौड़ रही, यहाँ दौड़ना एक क्रिया है और रही है एक क्रिया है, मतलब डबल क्रिया है इसमें। उसके बाद बारिश होने लगी, बारिश से होने लगी, होना क्या क्रिया है और लगी क्या है, क्रिया है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे बारिश होने लगी, देखिए यहाँ पर होना प्लस लगी, ये जो है 2 क्रिया हैं और दोनों मिल करके एक क्रिया का निर्माण कर रही है। अगर हमने बोला सत्येंद्र सो चुका है तो बस हम पता क्या समझेंगे हम कि बस हम ये समझेंगे कि वो सो रहा है, एक क्रिया कर रहा है। लेकिन इसमें तो वास्तव में है तो 2 क्रिया ना, सो प्लस चुका है, लेकिन हमारे हिसाब से कि बस वो एक ही क्रिया कर रहा है, वह दौड़ रहा है। हम तो बस यही सोचेंगे, यही समझेंगे कि वह दौड़ रहा है, मतलब एक क्रिया कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्रिया कितनी है, 2 है, दौड़ प्लस रहा। बारिश होने लगी, हम तो बस यही समझेंगे ना कि बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश हो रही, सिर्फ एक काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्रिया जो है 2 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये होता है संयुक्त क्रिया। अच्छा हम संयुक्त क्रिया के भेद पढ़ेंगे इसके, ठीक है। आइए देखते हैं संयुक्त क्रिया के भेद। सबसे पहले आरंभ बोधक क्रिया की बात करते हैं दोस्तों। इसका ये सब जितनी भी ये संयुक्त क्रिया का भेद है और इसके हम लोग बहुत ही अंदर तक जाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो आरंभ बोधक क्रिया ना, इसमें देखिए आरंभ का बोध कराएगा, क्या, आरंभ का। तो इसमें कोई भी चीज़ें आपको आरंभ मतलब करती हुई नजर आएगी। जैसे हम देखिए मीरा गाना गाने लगी, अरुण भागने लगा, मतलब ये लोग अब स्टार्ट किए हैं, अब ये आरंभ किए हैं कि मीरा गाना गाने लगी, अरुण भागने लगा, मतलब वो जो है ना अरुण, ये भागने का कार्य शुरू कर दिया, अब स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें आरंभ का बोध कराएगा, ध्यान रखिएगा। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, इसमें समाप्ति का बोध कराएगा, ठीक है। वह जा चुका है, भरत खाना खा चुका है,
वह भाग चुका है, वह नहा चुका है, मतलब समाप्ति का सूचक दिखाएगा। इसमें हर एक कार्य समाप्त हो चुका है, ऐसा आपको इंडिकेशन मिलेगा, ध्यान रखिएगा इसको। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, ऐसा मतलब कि जिसमें आपको अभ्यास हो, ठीक है, मतलब अभ्यास का बोध कराएगा। जैसे वह गाना गाया करता है, मैं पढ़ाया करता हूँ, मतलब इसमें आपको अभ्यास दिखाएगा। वह गाना गाया करता था, मतलब जैसे कि वह पहले गाना गाया करता था, मतलब अभ्यास उसका गाना गाने का हमेशा रहा होगा। मैं पढ़ाया करता हूँ, मतलब ये जो है ना, ये पढ़ाने का कार्य इसका कई बार किया गया हो, ठीक है, इसका अभ्यास किया गया हो पढ़ाने का, कई बार इसने पढ़ाया हो। तो ये सब चीज़ें जितनी भी होती है ना, ये सब अभ्यास बोधक होती है। पढ़ाया करता था, गाया करता था, जाया करता था, मतलब ये सब अभ्यास वाली चीज़ें हैं। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, इसमें देखिए आपको समर्थ दिखाएगा या फिर शक्ति दिखाएगा। जैसे तुम कर सकते हो, तुम दरवाज़ा तोड़ सकते हो, मैं दरवाज़ा तोड़ सकता हूँ, मैं पीट सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, इसमें आपका समर्थ दिखाएगा, शक्ति दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, इसमें निश्चयता का भाव दिखाएगा। जैसे राकेश सफलता अवश्य प्राप्त करेगा, उसे पुरस्कार जरूर मिलेगा, इसमें अवश्य जरूर जिसमें निश्चय का भाव हो वह आपका निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया होता है। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, इसमें देखिए इच्छा जाहिर होगी, क्या इच्छा जाहिर होगी। जैसे मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, मैं नाचना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसमें आपकी इच्छा जाहिर कर रहा है, इच्छा जाहिर करा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये बहुत ही आसान है, ठीक है ना, लेकिन कभी आप लोग पढ़े नहीं ना, इसलिए आप लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा, लेकिन एक बार आप इसको पढ़ लेंगे फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एकदम सिंपल सा है। इसको बस एक बार देखने की ज़रूरत है, और जब कभी देख ही नहीं रहेंगे, जब कभी पढ़े ही नहीं रहेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा, इसलिए ज़रूरी होता है कम से कम एक बार पढ़ लें इसको। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, जब वाक्य में प्रायोगिक तौर पर दो सह शब्द, मतलब दो समान शब्द आए और दो समान या फिर दो समान ध्वनि वाले शब्द आए, ठीक है, वो होता है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। आइए देखते हैं, उसका आना जाना लगा रहता है, वह भाग दौड़ करता रहता है। जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार उसका तो आना जाना लगा रहता है, वो भाग दौड़ करता रहता है, वो दौड़ धूप करता रहता है, मतलब ऐसे शब्द जो जनरली हम लोग मतलब दोनों को एक साथ ही बोल देते हैं, वही होता है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। देखिए हम जब बोलते हैं ना उसका आना जाना लगा रहता है, तो इसमें दोनों बोल देते हैं। भाग दौड़ करता रहता है, हम भाग ही बोल सकते हैं, मतलब कि भाग कर मतलब भागता भागता रहता है ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन भाग दौड़ ये सब साथ में ही बोलते हैं। तो ऐसे शब्द जो मतलब एक साथ ही दोनों बोले जा सकते हैं, बोलते हैं हम लोग, उसी को पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, किसी क्रिया को पूरा करने के लिए अवकाश का बोध हो, ठीक है, इसमें अवकाश का बोध दिखाएगा। जैसे देखिए मोनू बहुत मुश्किल से हॉस्टल गया, वापस आने न पाए, चोर मुश्किल से पकड़ाया, भागने न पाए। दोस्तों देखिए इन दोनों में आपको अवकाश का बोध करा रहा है, ठीक है, और जिसमें मुश्किल आ जाए, ये सब चीज़ें अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होती हैं, ध्यान रखिएगा इसको। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, इसमें लगातार होने का भाव दिखाएगा आपको, ठीक है, लगातार। नित्य का मतलब ही होता है कि रोज लगातार इस टाइप से वो चीज़ें होती रही। जैसे देखिए पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी लगातार घूम रही है दोस्तों, ठीक है, नदी बह रही है, देखिए नदी का बहना भी लगातार होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि फिर गर्मियों में सूख जाती है तो नहीं बहती, नहीं, बट दोस्तों उसका चक्र जो है ना, उसका जो चक्र है चलता रहता है। बरसात से फिर गर्मी से फिर बरसात आती है, फिर चलने लगती है। तो ये कभी रुकने वाली चीज़ें नहीं है, ये हमेशा इनका लगातार कार्य होता रहता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, इसमें दोस्तों अनुमति दी जाती है, ठीक है, इसमें अनुमति दी जाती है या ली जाती है, इस टाइप से अगर आ जाए तो ये आपका अनुमति बोधक हो गया। श्रीमान क्या मैं जाऊं, मुझे जाने दीजिए, मुझे खाने दीजिए, ठीक है, तो इस टाइप से जिसमें अनुमति हो ये आपका अनुमति बोधक हो गया। और लास्ट है दोस्तों इसका संयुक्त क्रिया का आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, इसमें कर्तव्य या फिर आवश्यकता दिखेगा आपको, कर्तव्य या फिर आवश्यकता। जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, उसे सफल होने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, उसे सफल होने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता है। देखिए इसमें आपको आवश्यकता दिख रहा है, और इसमें हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, हमें कर्तव्य दिख रहा है, हमें दान देना चाहिए, हमें भूखे को भोजन खिलाना चाहिए। तो ये सब कर्तव्य और आवश्यकता दिख जाए, वो आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया होता है। तो दोस्तों अभी हम इस पर स्टॉप